नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मुकदमे और कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। विशेष कोर्ट अब तय करेगा कि मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद शिफ्ट किया जाए, बांदा शिफ्ट किया जाए, तो जेल कौन सी होगी इस पर आगे फैसला होगा। लेकिन पंजाब सरकार ने जिस तरह की दलीलें दी उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था। अभी पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और आपको बता दें कि पिछले कई साल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद चल रही थी, लेकिन पंजाब का रोपड़ जेल प्रशासन बार बार इसमें अड़ंगा लगा रहा था। जेल प्रशासन मुख्तार की खराब सेहत का हवाला तक देता रहा। अब इस मामले में जब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका यहां पर पंजाब सरकार को दिया है। और जानकारी के साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा इस वक्त मौजूद है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान हमारे साथ आ गए हैं और अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट क्यों पंजाब सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं था? ये तो नवजोत अभी जब पूरा फैसला आएगा संजय, मीनाक्षी बोल रही हूँ स्टूडियो से। लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ेंगे कोर्ट में मीनाक्षी जब ये पूरा फैसला आएगा तब हमें पता चलेगा कि आखिर कारण कौन से दिए हैं। लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़े गए उसमें अदालत ने साफ कहा कि पंजाब सरकार की दलीलों से वो कतई संतुष्ट नहीं है। लिहाजा ये अदालत आदेश देती है कि 2 हफ्ते के अंदर पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सुपुर्द करे। उत्तर प्रदेश में जो एमएलए एमपीज के लिए विशेष अदालतें होती हैं वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद की विशेष अदालत ये तय करेगी कि आखिर मुख्तार अंसारी को कौन सी जेल में रखा जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अपनी दलीलों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि जेल के अंदर भी वहां सुरक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर उसका मर्डर हो जाता है, जिस कैदी को लेकर आते हैं रास्ते में उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो ऐसे में बड़ी दिलचस्प बात होगी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश तक लाया कैसे जाएगा। अगर बाई रोड लाया जाएगा तो जाहिर है कि मुख्तार अंसारी नहीं बाकी और लोगों के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी कि आखिर सही सलामत वो यहाँ उत्तर प्रदेश पहुंचे और जेल में रहे। इन तमाम चीजों को लेकर जो दलीलें दी गई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो भी बहुत ही दिलचस्प थी। कई बार तो पंजाब सरकार अधिकतर सुनवाई के समय पंजाब सरकार की कोशिशें ये होती थी किसी भी बहाने से सुनवाई को टाला जाए और सुनवाई टलती भी गई। आज ये रिपोर्ट नहीं आई, कल वो रिपोर्ट नहीं आई, आज वो हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट आ रही है, हमें 2 हफ्ते का और वक्त दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें टली। लेकिन मुख्तार अंसारी की तरफ से ये भी कहा गया कि वो तो बहुत ही साधारण आदमी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि ये बहुत पावरफुल आदमी है, तो ये पावरफुल नहीं है, तो बहुत ही साधारण आदमी से तो मुकदमों में फंसाया गया है। मुख्तार अंसारी की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर वो बहुत ही पावरफुल आदमी है तो उसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो पंजाब सरकार को लगातार ये घेरा जा रहा था कि पंजाब सरकार उन्हें बचा रही है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण दे रही है। तो दलीलों का ये लंबा दौर कोर्ट में चला, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब सरकार को झटका दे दिया है। हमारे साथ सत्येंद्र भी इस वक्त मौजूद है। सत्येंद्र, देखिए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर संजय कर रहे हैं कि एक के बाद ऐसी दलीलें दी गई कि किसी तरह से मामला लटकता रहे। रोपड़ जेल प्रशासन ने तो खराब सेहत तक का हवाला दे दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्यों आखिर पंजाब सरकार ने भी इस मामले को नाक का सवाल बना लिया था? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये बताऊं कि 7 जनवरी को एक मामला जो है मोहाली के पुलिस थाने में आता है और उसमें एक शिकायत आती है कि फला फोन से मेरे को एक धमकी दी गई है जान से मारने की और पैसे मांगे गए हैं। 7 तारीख को शिकायत मिलती है शाम को, 8 तारीख को मामला दर्ज हो जाता है और कार्रवाई इतनी तेजी गति से होती है कि 22 तारीख को मुख्तार अंसारी को यूपी से लाकर रोपड़ की जेल में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद लगातार पंजाब सरकार ये कोशिश करती है कि मुख्तार अंसारी को किसी भी सूरत में जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए। कभी मेडिकल का हवाला तो कभी जो है उसकी सुरक्षा का हवाला दिया गया। लेकिन विपक्ष ने जब अब आखिरी बजट सेशन था इसमें जमकर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर हमला बोला, आम आदमी पार्टी ने भी, अकाली दल ने भी, और इस पर पूरा सियासी माहौल भी गर्मा गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पंजाब सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आई और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने कानून के दायरे में रहकर कि जो भी किया है वो किया है और कानून के दायरे से वो बाहर नहीं गए। अगर अदालत ये कहती है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजना है तो वो भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन और यही वजह है कि बार बार ये दलील भी कोर्ट में दी गई कि पंजाब के लिए भी ये अपराधी उतना ही महत्वपूर्ण है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसको लेकर कई मामलों में जांच भी होनी है।
खैर, अब इस लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि अब यूपी सरकार जो है बाजी मार ले गई है, लेकिन सवाल ये कि 2 हफ्तों में इसे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन लखनऊ में अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए कि अब वहां क्या तैयारियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि सवाल ये है कि बांदा शिफ्ट किया जाएगा, कहां किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जब से ये खबर आई उसके बाद से उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमा भी हरकत में आया है और हमने जिस तरीके से इस मामले पे बात की तो ये जानकारी मिल रही है कि बांदा जेल में जाने की ज्यादा संभावना है, वहां शिफ्ट किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी को यहां लेकर आया जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती भी रही है कि पंजाब सरकार यहां मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है। हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से अलका राय ने भी तमाम पत्र लिखे थे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को, और ये बात कही थी कि क्यों उन्हें नहीं भेजा जा रहा और क्यों बार बार इस तरीके के अड़ंगे लगा करके मुख्तार अंसारी को शय दी जा रही है। लेकिन अब इन सभी का पटाक्षेप हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया है और 2 हफ्ते के अंदर उसको लाने की तैयारी है। पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया है और उम्मीद की जा रही है कि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। ठीक है, अब इंतजार रहेगा कि विशेष अदालत इस पे आगे क्या फैसला करती है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे की, जिसके लिए प्रधानमंत्री ढाका में आज मौजूद हैं। 497 दिन के बाद पीएम मोदी विदेश यात्रा पर निकले तो उन्होंने पहला मुल्क बांग्लादेश को चुना। पीएम मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज सुबह जब वो ढाका पहुंचे तो खुद शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट में थी। पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, बलिदान और शौर्य को याद किया। आज पीएम मोदी का कई कार्यक्रम है। उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले भारतवंशियों से भी मुलाकात की। बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले रणबांकुरों को सलाम। दमन और विश्वासघात से विजय दिलाने वाले बहादुरों को सलाम। ये तस्वीरें बताती है जब 2 मुल्कों के दिल मिल जाएं, विश्वास की बुनियाद खड़ी हो जाए तो सब कुछ साझा हो जाता है। ढाका में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के उस इतिहास से खुद को साझा किया जिसमें आजादी की लंबी जंग के जख्म दर्ज हैं। बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल सेलिब्रेट कर रहा है और खास मेहमान, मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर आए हैं। शेख मुजीबुर रहमान साहब की 100वीं जन्म जयंती है। इस खास मौके पर वो उनके मजार पर भी जाएंगे और वहां पर जाकर उनको याद करेंगे, उनके आदर्शों को। यकीनन ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान साहब यहाँ राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाते हैं। उनसे एक अलग लगाव है समूचे बांग्लादेश के लोगों का। ढाका एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही पीएम मोदी की जिस अंदाज में अगवानी हुई उससे ये साबित हो गया कि मेहमान मोदी के दौरे को लेकर बांग्लादेश में कितना जोश और उमंग है। प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद हवाई अड्डे पर पहुंची। एयरपोर्ट से पीएम मोदी शहीद मेमोरियल पहुंचे और बांग्लादेश की आजादी के जंग में बलिदान देने वाले जवानों को याद किया। मेमोरियल के रजिस्टर में पीएम मोदी ने लिखा, उनका शौर्य आने वाली पीढ़ियों को अन्याय से लड़ने और हक की हिफाजत की प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी पर साझा प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। बांग्लादेश के लिए ये साल इतिहास में मील का नया पत्थर है। ये बांग्लादेश की आजादी का 50वां साल है। ये शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है।
ये भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का 50वां साल है। बताने की बात नहीं, इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान के क्या मायने हैं। वो बांग्लादेश की आजादी के अग्रदूत रहे, हिंदुस्तान बांग्लादेश के दोस्ताना रिश्ते के सूत्रधार रहे। 2 दिनों के दौरे में पीएम मोदी शेख मुजीबुर रहमान के प्रति हिंदुस्तान के मान सम्मान को और गहरा बनाते दिखेंगे और साथ ही रिश्ते को और मजबूती देते भी नजर आएंगे। ढाका से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी जब भी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से वो मुलाकात जरूर करते हैं। ढाका में भी ऐसी एक मुलाकात हुई। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने उन लोगों से बात की। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आई थी। सभी के चेहरे इस वक्त खिले हुए हैं। पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, हिंदुस्तान से, और क्या मैं राजस्थान से हूँ और यहाँ मोदी जी को देखने आए थे, मिलने आए थे। वो हमसे आके पर्सनली मिले, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हमें जिंदगी में शायद दोबारा कभी मौका मिले ना मिले, आज हमें मिला। हम बहुत खुश नसीब हैं। आप कितनी खुश हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मुंबई से हूँ और मैं अर्चना रघुवंशी। आज मोदी जी से मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि फैमिली के कोई मेंबर हमसे मिलने आए हैं। उन्होंने अपना रेड कारपेट छोड़ के कोरोना वायरस में भी वो हमसे आके मिले। ऐसा बहुत खुशी हुई। हमारा ड्रीम आज पूरा हो गया। ऐसा सपने की पूरे जैसा होना है। बिल्कुल एक सपना है और शायद कभी जिंदगी में ऐसा मौका भगवान करे दोबारा मिले, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका था। मैं उत्तराखंड से हूँ और बहुत ही आनंद का दिन है आज हम सबके लिए। सो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपसे क्या मुलाकात हुई? नमस्कार, मेरा नाम सारुका तिवारी है, मैं झारखंड से हूँ और इतने पास से मिला जो सपने की तरह था। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और देखिए, महिलाओं का सपना ज्यादा ही पूरा होता है। प्रधानमंत्री को खूब वोट भी पड़ते हैं महिलाओं के, और यहाँ पर इन लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए बात। और एक मिनी इंडिया आप देखेंगे ढाका में रहता है, यानी कि कोई उत्तराखंड से है, कोई झारखंड से है, कोई दक्षिण भारत से। मैम, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। आई एम हेमा मालिनी। इट्स हेमा मालिनी है। एक हेमा मालिनी हमारे वहाँ है, एक यहाँ पर मुलाकात। Thank you, ma'am. It's a great privilege to meet the Mr. Modi ji here and seeing him nearby and greeting him. It's really a lifetime experience for all of us. मैं उत्तराखंड से हूँ और ये जो भारत और बांग्लादेश ने जो वैक्सीन का मैत्री का जो किया है, उसी का नतीजा है कि मैं पहला यहाँ पे वैक्सीन मिल चुकी है। मिल चुकी है। प्रधानमंत्री गिफ्ट लेकर आए भी हैं वैक्सीन। हाँ, वैक्सीन के गिफ्ट लेकर भी आए हैं और इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के ये लोग जो बांग्लादेश में सालों से रह रहे हैं, ये काफी ज्यादा खुश और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, ढाका, आज तक। ढाका में अच्छी खासी आबादी बोहरा समुदाय के कारोबारियों की भी है, जिनकी जड़ें गुजरात में रही हैं। मोदी ने बोहरा समुदाय के लोगों से बात की। इस मुलाकात में क्या अनुभव रहा, देखिए। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोहरा समाज के लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें, काफी ज्यादा प्रभाव इनका देखा जाता है। ये सारे लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पीएम से मिलकर कैसा लगा और प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की? बहुत ही खुशी हुई हमें। तो हम तो सोच रहे थे कि कैसे पीएम साहब से मुलाकात होगी। यहाँ मेरे साथ दाऊदी बोहरा समाज के हमारे बांग्लादेशी नेशनल सभी जो यहीं रहते, वैसे मूल गुजरात से हैं लेकिन यहाँ रहते, और मैं सईदना साहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे इंडिया से भेजा है। तो हम लोग सईदना साहब का सलाम पहुंचाने के लिए जब आए तो सोच रहे थे कि कैसे मुलाकात होगी। कोरोना है, फर्स्ट विजिट है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी इश्यूज है। मोदी साहब तो गाड़ी से उतरे और सीधा पब्लिक के पास आ गए और बात से मुलाकात की। सीधे क्या कहा प्रधानमंत्री ने? मोदी साहब ने पहले गुजराती में कहा केम छो, और फिर पूछा कि सईदना साहब कैसे हैं। फिर हमने सईदना साहब का सलाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा सईदना साहब तो उनका बार बार मुझे सलाम आता है। और फिर वी रिक्वेस्टेड मोदी साहब के हमारी छोटी कम्युनिटी है लेकिन यहाँ 30 साल से सईदना साहब नहीं आए हैं, बांग्लादेश इंडिया के पास है, तो आप तो बहुत हम छोटे हैं लेकिन आप इंडिया के महान देश के महान पीएम हैं,
तो आप हुकूमत से हमारी अगुवाई करें कि सैयदना साहब की पूरे मान, गौरव और सम्मान के साथ बांग्लादेश में विजिट हो। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की कि मैं बात करूंगा। ये दिलचस्प है, रिक्वेस्ट कबूल हो गई आप लोगों की। जी जी, हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मोदी जी दोनों देश में, मैं बांग्लादेशी हूँ, सो आई एक्सपेक्ट कि दोनों के देश की रिलेशनशिप और अच्छी होगी। और अब बात साजिश की, जिसका कनेक्शन एंटिलिया कांड में घिरे सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से निकल रहा है। एनआईए ने 9 में से 6 कार को जब्त किया, जबकि 3 की तलाश अभी जारी है। 3 की तलाश। मुंबई के सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के रहस्य लोक में अब 9 लग्जरी कारों का कनेक्शन सामने आया है। एनआईए इन्हीं 9 कारों की साजिश में एंटीलिया कांड के सुराग भी तलाश रही है और मनसुख मर्डर के तार भी ढूंढ रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने 1 साल में 9 अलग अलग लग्जरी कारों का इस्तेमाल किया। इनमें 6 कार को जब्त किया जा चुका है, लेकिन 3 कार की तलाश अब भी जारी है। सचिन वाजे मामले में एनआईए को 3 कारों की इस वक्त तलाश है। कारों का रहस्य इस पूरे मामले में एक बार फिर गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एनआईए सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि पिछले 1 साल में सचिन वाजे 9 कारों का इस्तेमाल करता था, जिसमें से 6 कारों को एनआईए ने अपने पास जब्त कर लिया है। वो 3 कारें कहां पर हैं जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे की तरफ से किया गया और अभी भी वो गायब हैं। वाजे की साजिश वाली कारों की फहरिस्त काफी लंबी है। सबसे खास कार स्कॉर्पियो है, जो एंटीलिया के बाहर मिली। इसी कार में जिलेटिन की छड़ें मिली। ये कार मनसुख हिरेन की थी। दूसरी कार इनोवा है। इसी का इस्तेमाल एंटीलिया के बाहर से फरार होने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कार क्राइम ब्रांच की थी। तीसरी अहम कार नीली मर्सिडीज है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। कार में वाजे बैठा है और ट्रैफिक सिग्नल पर मनसुख इस कार में बैठता दिख रहा है। एक और मर्सिडीज क्रॉफोर्ड मार्केट से मिली। इस कार में कैश के साथ काउंटिंग मशीन भी मिली। एक लैंड क्रूजर कार वाजे के घर से मिली। इस कार में 26 फरवरी को मनसुख और वाजे दिखे। दमन से वॉल्वो कार भी मिली। एटीएस को शक है कि कहीं इसी कार में मनसुख की हत्या तो नहीं की गई। लग्जरी कारों में घूमने वाले वाजे के लिए कार ही मुसीबत बनी। वाजे मनसुख के साथ रिश्तों को झुठलाता रहा है, लेकिन 17 फरवरी को सीसीटीवी में कैद नीली मर्सिडीज ने वाजे की सारी पोल खोल दी। उस दिन वाजे नीली मर्सिडीज में आता है और ट्रैफिक सिग्नल पर मनसुख हिरेन कार में आकर बैठता है। एनआईए उन सभी लग्जरी कार्स को जब्त करना चाहती है जिसे सचिन वाजे इस्तेमाल करते थे। एक ब्लैक मर्सिडीज कार में से एनआईए को कुछ कैश और काउंटिंग मशीन बरामद हुई है। एनआईए अभी भी उस लग्जरी कार की तलाश में है जिसमें मनसुख हिरेन को अगवा कर उनका खून किया गया था। मनसुख हिरेन को जिस कार से अगवा किया गया, उस कार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। फोरेंसिक टीम वाजे और मनसुख के डीएनए का सैंपल लेकर कार की जांच कर रही है, लेकिन कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। एनआईए को शक है कि हो न हो बाकी 3 कार में ही मनसुख हत्याकांड का पूरा सच छुपा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मनसुख हत्याकांड में वाजे पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुंबई एटीएस के बाद एनआईए भी वाजे को मुख्य आरोपी मानकर चल रही है। बीती रात वाजे को क्राइम सीन पर लाया गया और 4 मार्च की वारदात को रिक्रिएट किया गया। मुंबई एटीएस ने मनसुख हत्याकांड में सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया। अब एनआईए की टीम भी उसी दिशा में जाती दिख रही है। एनआईए की टीम ने बीती रात वाजे को मुंब्रा क्रीक ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया।
ये वही वक्त था। एटीएस के मुताबिक 4 मार्च को मनसुख को बुलाकर उसकी हत्या की गई। मनसुख हिरेन का मर्डर केस टेक ओवर करने के बाद एनआईए की टीम रेती बंदर मुमरा क्रीक पर आ पहुंची है, जहां पर मनसुख हिरेन की बॉडी मिली थी। इस गाड़ी में सचिन वजे मौजूद है। यहां पर विनायक शिंदे नामक एक आरोपी को एटीएस इससे पहले ला चुकी है। एनआईए ऑफिशियल्स ने इस पूरे स्पॉट को विजिट किया है, सचिन वजे को यहाँ पर लाया है। किसी न किसी तरीके से क्राइम रिक्रिएट करने की कोशिश है और क्या वजह उस वक्त मर्डर के घटना के टाइम पे यहाँ पर मौजूद थे, ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश जारी है। मनसुख हत्याकांड भले ही एनआईए के पास चला गया हो, लेकिन मुंबई एटीएस ने इस हत्याकांड की कई गुत्थियों को सुलझाने का दावा किया है। एटीएमसी सूत्रों की माने तो 4 मार्च को मुंबई पुलिस का सस्पेंडेड एपीआई शाम 7 बजे अपने दफ्तर से निकला। करीब 1.5 घंटे बाद वो ठाणे में था, जहां से गाड़ी में बैठे बैठे मनसुख हिरेन को फोन कर बुलाया। मनसुख को ये भी ताकीद किया कि वो अपनी पत्नी को बताए कि कांदीवली थाने से तावड़े का फोन है। मनसुख पहुंचा तो वादे के साथ 3 से 4 लोग थे। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मनसुख के आते ही कार में ही उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाने की कोशिश की गई। उसने काफी विरोध किया, लेकिन क्लोरोफॉर्म के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसके मुंह में 5 रुमाल ठूंसे गए। फिर मनसुख को समुद्र में फेंक दिया गया। एटीएस सूत्रों की माने तो थाने के व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश बहुत ही शातिराना तरीके से रची गई और उसमें सचिन वजे और उनके 3-4 साथियों का अहम किरदार रहा। ये बात भी सामने आ रही है कि क्लोरोफॉर्म के जरिए मनसुख हिरेन को पहले बेहोश किया गया, उसके बाद उनका गला घोंट के थाने की खाड़ी में उनको फेंक दिया गया। एटीएस सूत्रों के मुताबिक साजिश काफी गहरी है। मनसुख की हत्या के बाद जांच को गुमराह करने का प्लान भी रचा गया। मनसुख को समुद्र में फेंकने के बाद वसई के पास उसका फोन ऑन किया गया ताकि उसका आखिरी लोकेशन वसई में दिखे। उधर वाजे 4 मार्च को रात 11 बजे फिर से अपने दफ्तर लौटा और टीम के साथ टिप्से बार में रेड के लिए निकल गया। मनसुख केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए ने 35 लोगों का बयान दर्ज किया है। इनमें वो लड़की भी शामिल है जो 5 स्टार होटल में वाजे से मिलने जा रही थी। होटल थियरी में पैसे का कनेक्शन भी सामने आया है। एनआईए सूत्रों की माने तो 16 फरवरी को वाजे 5 काले बैग के साथ दक्षिण मुंबई के 5 स्टार होटल में जाते दिखा था। एनआईए ने स्कैनिंग की और जांच की, जिसमें कैश की बात साफ हो गई। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे और पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जा सकता है ताकि मनसुख हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई जा सके। मुंबई से मुस्तफा शेख, पंकज उपाध्याय के साथ विद्या, आज तक ब्यूरो। मुंबई के कोविड अस्पताल में रात 12 बजे आग लगी और 12 घंटे बाद भी आग की लपटें उठती रहीं। वहां पर हालात इस कदर बिगड़े कि अब प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां पर फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम थे। हालांकि राहत की बात यह है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बीच पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 10 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। मुंबई के अस्पताल में बड़ी आग, 10 मरीजों की झुलसकर मौत। 12 घंटे बाद भी नहीं बुझी आग। मॉल में अस्पताल, उठे बड़े सवाल। धू धू कर जलती आग देख चीख पुकार मच गई। मुंबई के भांडुप के ड्रीम्स मॉल में देर रात आग लगी और फैलती चली गई। डर था कहीं आग कोविड अस्पताल तक ना जा पहुंचे, और ये डर सही हो गया। देखते ही देखते आग मॉल की दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जा पहुंची, जहां कोविड अस्पताल था। इस अस्पताल में 78 मरीज थे। आग फैली तो अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव के लिए दमकल की 23 गाड़ियां जुट गई, लेकिन आग
भीषण हो चली। आग के वक्त कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज सो रहे थे। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 10 मरीजों की झुलसकर मौत हो गई। बीती रात मुंबई के सबअर्बन इलाके भांडुप के एक मॉल में भीषण आग लग गई। अब ग्राउंड +3 स्टोरी का ये मॉल है, जिसके 3rd फ्लोर में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। अब ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डेटा के हिसाब से इस मॉल में 76 पेशेंट्स थे, जिसमें से 73 कोविड पेशेंट्स थे। अब आग क्यों लगी? अस्पताल की माने तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि जो आग है वो मॉल के 1st फ्लोर में लगी और उसके बाद ये धीरे धीरे इसने पूरे मॉल को अपने गिरफ्त में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 23 गाड़ियां 12 घंटों की मशक्कत के बाद भी आग को नहीं बुझा पाई। अब भी आग पूरी तरह से नहीं बुझी है। पार्टियां जो चश्मे अरे दादा पकड़ना रहा है ये आग लगी थी। उसके बाजू में एक सनराइज कोविड केयर सेंटर था। वहाँ पे लगभग 76 जो कोविड पेशेंट थे वो एडमिट थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। आग को नियंत्रण करने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मौके पर जाकर हादसे का जायजा लिया। उन्होंने खुद राहत और बचाव कार्य को देखा। हादसे के बाद मॉल में अस्पताल को लेकर सवाल उठने लगे। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर कैसे मॉल में अस्पताल को अनुमति दी गई। 2009 में ड्रीम्स मॉल विवादों में आया। 4 साल पहले एनसीएलटी ने एक प्रशासक नियुक्त किया था। इस मॉल के टॉप फ्लोर पर कोविड अस्पताल है। अस्पताल को पिछले साल ही कंडीशनल ओसी दिया गया। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर दोनों यहां पर मौजूद थे और उन्होंने अस्पताल को तो क्लीन चिट दे दी। कहा कि जो आग है अस्पताल में नहीं लगी गई थी, टेम्पररी परमिशन दी गई थी क्योंकि कोविड काल में जरूरत ऐसी थी कि जितने ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज खोली जा सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज खोली जा सके और लोगों को सुविधा दी जा सके, इसलिए परमिशन दे दी गई थी। 31 मार्च को परमिशन खत्म होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये दर्दनाक घटना हो गई है। इस बात को भी साफ किया कि मॉल में आग लगी थी, उसके ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी, जिससे ये आग पूरे मॉल में फैल गई। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं इस वक्त क्या हो रहा है। फायर फाइटिंग जो ऑपरेशंस है, फायर कंट्रोल का जो ऑपरेशन है, इस वक्त वो अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। और या फिर ये कहें जो कूलिंग प्रोसेस शुरू होती है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं उसको यहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। यानी जो सबसे मुख्य टास्क था कि इस पूरे मॉल में जो अलग अलग छोटी छोटी पॉकेट्स में आग भड़की हुई है उसको काबू में पाया जाए, उसको काबू में करने के लिए जो प्रयास लगाए जा रहे थे वो सफल हो चुके हैं। लेकिन पूरे मॉल भर में जिस तरीके की भीषण आग लगी थी उसके बाद किस तरीके की यहां पर तस्वीर है इस वक्त आप ये कैमरे पे देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण यहां पर आए जिन्होंने बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया, स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री खुद यहां पर आए, उन्होंने ऐलान किया कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह भी साफ किया कि अस्पताल कोरोना काल में बनाया गया था। यह भी कहा कि कोरोना के वक्त इस अस्पताल को परमिशन दी गई थी और 31 मार्च को इसकी अनुमति खत्म हो रही थी। लेकिन उन्होंने भंडारा का भी जिक्र किया और कहा उसके बाद उन्होंने ये कहा था फायर ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट तमाम स्ट्रक्चर्स का होना चाहिए। तो फायर यहां पर सेफ्टी नॉर्म्स मॉल में तो बिल्कुल नहीं थे और अगर ऐसे सूरत हाल में मॉल के ऊपर अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट बनाया जाता है, चाहे यही क्यों ना कहा जाए कि लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है, तो फिर यह बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसे समय में जबकि मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि तमाम जितने इंतजाम है उसको एक बार फिर से साथ में लाया जाए, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इस वक्त कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तो ऐसे में तो और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिससे इस तरीके की गलती दोबारा ना हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जहां ये हादसा हुआ उस मॉल का भी दौरा किया, मृतकों के परिवार से माफी मांगी। कल जो यहाँ हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है
कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाजत दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाजत देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है अच्छा काम किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत ही मामला गंभीर होता है और इसमें जिन लोगों का मृत्यु हुआ मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है। फिर से मैं उनके परिवार की माफी मांगता हूँ। कॉम्पनसेशन तो जरूर दे देंगे। कॉम्पनसेशन तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा वहाँ पर लगी और वहाँ से फैल गई है। और फिर से मैं एक बार कहता हूँ, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था। अपनी जितनी सारी आरोग्य के लिए व्यवस्था है वो उस वक्त कम पड़ रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए जहाँ भी आवश्यकता थी और आवश्यकता है वहाँ कुछ संस्थाएं आगे आई और उनको इजाज़त देनी पड़ी। यहाँ भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहाँ लगी है। घटनास्थल से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, बेशक मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से माफी मांग रहे हैं, लेकिन 10 लोगों की जिंदगी गई है इस हादसे में। क्या अभी वहां पर हालात हैं? जो लोग फंसे थे क्या सभी को बाहर निकाल लिया गया है? जो मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें दी जानी है वो सब मिल गई हैं? यहाँ देखिए, इस वक्त आखिरी चरणों में है फायर कंट्रोल ऑपरेशन और पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। नेताओं का यहाँ पर आना जाना भी शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस की यहाँ पर आके गए थे, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि भंडारा हड़ताल शुरू किया है। उद्धव ठाकरे ने हालांकि हॉस्पिटल जो है टॉप फ्लोर पर उसको क्लीन चिट तो दे दी है, लेकिन ये कहा है कि अब जितने भी लेटेस्ट अरेंजमेंट हैं उनको अपनी फायर सेफ्टी अच्छी तरीके से देखनी पड़ेगी और उसको दुरुस्त करनी पड़ेगी। इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आए हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार है मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी और जो मॉल है इसके ठीक ऑपोजिट रेजिडेंशियल एरिया है, वहां भी मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी तो पता ये चला है इस मॉल में करीब 1000 से 1200 छोटी बड़ी दुकानें थी। फायर सेफ्टी के नाम पर तमाम दुकानदार भी ये कहते हैं और जो रेजिडेंट्स भी यहाँ रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी के नाम पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं, वाटर स्प्रिंकलर्स यहाँ पर नहीं थे। तो जो हम बेसिक, आपकी आवाज पंकज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन आप भी देखिए कुछ लापरवाहियों का ही जिक्र कर रहे थे, लेकिन 10 लोगों की जान लेने वाले इस अग्निकांड ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर है कि आखिर कैसे एक मॉल में अस्पताल खोलने की इजाजत दे दी गई, और अगर इमरजेंसी में ऐसा किया गया तो 1 साल से इस बात की सुध क्यों नहीं ली गई कि वहां किन परिस्थितियों में इलाज हो रहा है, मरीजों की सुरक्षा के लिए इंतजाम है या नहीं। कोरोना पर सिस्टम की नाकामी की खबरें तो आपने खूब देखी सुनी होंगी, लेकिन भांडुप में आग की लपटों में घिरे इस अस्पताल ने तो ढिलाई, अनदेखी और बेपरवाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आग का तांडव खोल गया सिस्टम की पोल।
जल्दबाजी में मॉल में खोल दिया अस्पताल। सारे नियम ताक पर, पूरा सिस्टम अनजान। सनराइज अस्पताल में आग का तांडव तो शनिवार को हुआ, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट उसी दिन लिख दी गई जब इस अस्पताल को खोलने की इजाजत मिली। न नियम निभाए गए, न सुरक्षा की परवाह की गई। अस्पताल पर पहले दिन से विवादों का साया था। यहाँ पर 2 बैंक्वेट हॉल हैं। अस्पताल को अस्थायी तौर पर चलाने की इजाजत नहीं थी। पिछले साल अस्थायी तौर पर इसको खोला गया था। जिस मॉल में अस्पताल है वो भी विवादित है। 4 साल पहले इस पर दिवालिया की कार्रवाई चली और एनसीएलटी ने प्रशासक तैनात किया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी अस्पताल में नियम ताक पर रखने का आरोप लगाया है। पीएमसी बैंक का घोटाला करके एसबीआई ने अपनी बेटी के लिए अस्पताल बनाया था। 9 लोगों की जान के साथ खेलने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। सारे नियम ताक पर थे, लेकिन अस्पताल का मैनेजमेंट इस पर जुबान नहीं खोल रहा। I wish to clarify that the fire which people are talking of, it started from the mall. It started from the first floor somewhere in the shop, and the smoke came up to the hospital, and we were just like, we are the victims. We are not the creator of the fire. जिस अस्पताल से जिंदगी की जंग जितवाकर मरीजों को घर भेजने की जिम्मेदारी थी, उसकी लापरवाही ही उनकी जान ले गई। सरकार और सिस्टम को इसका जवाब देना होगा कि इस अनदेखी का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।